हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर खत्म कर दिया था। अब हमारा क्या बचा हुआ है, उसको एनसीईआरटी से रीड करना बचा है। तो आज की क्लास में हम उसको भी कवर कर लेते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी की रीडिंग। तो हमें कहाँ से रीड करना है? हमें रीड करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। Colligative properties and determinations of molar mass क्या है? We have learned in section 1.4.3 that vapor pressure of solution decrease when non-volatile solute is added to a volatile solvent। जब हम volatile solvent में non-volatile solute को add करते हैं तो क्या होता है? उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, उसके वेपर्स बनेंगे ही नहीं, लेकिन सरफेस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स रहेंगे। तो इसकी वजह से जो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर जितने बनने चाहिए थे उतने नहीं बन पाते हैं। फिर देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच आर कनेक्टेड विद दिस डिक्रीजिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का डिक्रीज होने के पीछे हम बहुत सारे रीजंस पढ़ सकते हैं। कौन कौन से होंगे? जिसमें हम पढ़ेंगे, पहला है relative lowering of vapor pressure of solvent, second है depression of freezing point of the solvent, third one is elevation of boiling point of the solvent and fourth one is osmotic pressure of the solution। इन चार टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ये आते हैं अंडर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। All these properties depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in a solution. Such property are called colligative property। जो colligative property होती है वो number of particles, number of moles पे डिपेंड करती है, यानी कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। और ये जो चार हम पढ़ेंगे ये सभी मोलर मास यानी कि कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड करती हैं। सबसे पहला क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो नाम से क्या पता चल रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि जब हम रिलेट कर रहे हैं दो सॉल्यूशंस को तो उसमें हमें डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है कि जो उसका वेपर प्रेशर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। कभी भी हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? कंपैरिजन करने के लिए दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम रिलेट कर पाएंगे कि कब ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, कब कम बनेगा। तो इसमें हम वही करेंगे। We have learned in section 1.4.3 that vapor pressure of solvent in solution is less than the pure solvent। अगर हमारे पास एक बीकर में सिर्फ सॉल्वेंट है तो सिर्फ उसी सॉल्वेंट की हमें वेपर प्रेशर और वेपर है वो देखने के लिए मिलेगा। बट लेकिन अगर एक सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है तो उस केस में जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, सोल्यूशन के केस में जो सॉल्वेंट होगा और जो सॉल्यूट होगा उसका उतना वेपर नहीं बन पाएगा, वो उतना वेपर फेज हमें नहीं दिख पाएगा, क्योंकि सरफेस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स होते हैं। तो इसीलिए हमें प्योर सॉल्वेंट या फिर प्योर सॉल्यूट का वेपर फेज ज्यादा दिखाई देता है एज कंपेयर टू इन सोल्यूशन। Raoult established that the lowering of vapor pressure depends only on the concentration of the solute particles and it's independent of their identity। The equation in section 1.4.3 establish a relation between vapor pressure of solution, mole fraction and vapor pressure of the solvent। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, किसकी इक्वेशन है? सबसे पहले एक बीकर में लिया गया है प्योर सॉल्वेंट, तो इसका क्या हो जाएगा? P0A हो जाएगा इसका वेपर। और दूसरे बीकर में अगर हम लेते हैं सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, लेकिन सॉल्यूट हम कैसा ले रहे हैं? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेने से यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो सिर्फ किसका बनेगा? सॉल्वेंट का बनेगा, लेकिन सॉल्वेंट का भी वेपर उतना नहीं बनेगा जितना प्योर फॉर्म में बन रहा था। तो यहां से क्या हो जाएगा? जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये बात हमें पता है।
ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम चेंज निकालेंगे, यानी कि डेल्टा पी निकालेंगे कि चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर कितना है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू प्योर माइनस जो सोल्यूशन का था। अब देखो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसकी जगह हमने लिख दिया मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फिर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और ये बन गया इसका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 माइनस x1 जो कि x2 के बराबर होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख दिया है, यानी कि चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है इतना। इसके बाद है इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूट। इक्वेशन ये बन रही है अब हमारी। देखो यहां से क्या किया है, यहां से इन्होंने डेल्टा पी और यहां से पी नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ पे पी नीचे आ गया। तो ये बन गया हमारा डेल्टा चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन वेपर फेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। चेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज हमारा ये है, यहाँ पे चेंज दिख रहा है तो वही चेंज ऐसे लिख दिया और नीचे वाला एज इट इज रहने दिया है। उसके बाद क्या है, ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या किया है, इतना क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि जो यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही होता है। तो मोल फ्रैक्शन की जगह ये लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। Here N1 and N2 are the number of moles of solvent and solute respectively present in the solution. For dilute, अगर हमने क्या किया है, बहुत ज्यादा dilute solution लिया है। dilute solution का मतलब है जिसमें dilute हमने solution लिया। हाँ, dilute solution का मतलब होता है जिसमें solute की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है, अप्रोक्सीमेटली ना के बराबर होती है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो सॉल्वेंट की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। कर दिए, यहाँ पे N2 अपॉन N1 हो गया। और N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये सॉल्यूट के लिए था तो W2 अपॉन M2 हो जाएगा, और ये नीचे है तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है इतना। Where W1 and W2 are the mass and M1 and M2 are the molar mass of the solvent and solute. From this equation, knowing all other quantities, the molar mass of solute M2 can be calculated. यहाँ से वैसे हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे हम गिवन मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा सेकेंड टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जितना हमें दिख रहा है उससे ज्यादा होगा। अगर हम मान के चल रहे हैं कि किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो वो सोल्यूशन में जाने के बाद 100 नहीं 110 शो कर सकता है, मतलब 100 से तो ज्यादा ही शो करेगा। इसी का मतलब है एलिवेशन, यानी कि बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस द टेम्परेचर, इट्स बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें पता है कि बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कोई भी सब्सटेंस जस्ट स्टार्ट होता है बॉईल होना, या फिर कोई भी लिक्विड जस्ट स्टार्ट होता है वेपर में कन्वर्ट होना, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
यानी कि जब उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। फिर फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो कि है 1.013 बार, सीधा सीधा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। वी हैव आल्सो लर्न इन द लास्ट सेशन दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। लास्ट वाले में हमने देखा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कि जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है, जो वेपर प्रेशर हमें देखने के लिए मिल रहा है सॉल्वेंट के पूरे सोल्यूशन के अंदर, वो क्या हो गया है, कम हो गया है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, उसी से रिलेटेड है। कैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, देखो आपने क्या लिया है, पहले नॉर्मल पानी लिया था जिसको बॉईल कर रहे थे। हम सबको ये बात पता है कि जो वाटर होता है वो 100 डिग्री पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर उस वाटर में हम कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दें, इसके अंदर हमने डाला है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होगा, उसके वेपर जल्दी नहीं बनेंगे। अब वेपर जल्दी नहीं बनेगा और हमें बॉइलिंग करना है, यानी कि वेपर में ही कन्वर्ट करना है, तो हम उसे और टेम्परेचर देंगे। यानी कि जो पहले सॉल्वेंट 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था नॉन वॉलेटाइल डालने पे, क्योंकि उसके वेपर इतनी जल्दी नहीं बनते हैं, तो हम उसको और टेम्परेचर देंगे, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है वो 100 से ज्यादा पे बॉईल होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे क्या है कि किसी भी सोल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसका एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको। जो गाड़ी होती है, मान लो कि आप कभी ट्रिप पे गए, ठीक है, बहुत लंबा रास्ता था, आप अपनी कार से हो, बीच में आपकी कार बहुत ज्यादा गर्म होके बंद हो गई, हो जाता है ना, गर्म हो गई बंद हो गई। आप क्या ढूंढते हो, आसपास पानी है कि नहीं, या फिर आपने किसी मूवी में देखा होगा ये कि वो पानी ढूंढते हैं, फिर जाते हैं झरने के पास, उनको पानी मिल भी जाता है चाहे गाड़ी कहीं पे भी खराब हो, है ना। फिर वो पानी लेने जाते हैं, केन में पानी भरेंगे और गाड़ी में डाल देते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या जो गाड़ी है वो उस पानी के लिए है, मतलब जो गाड़ी है क्या उस पानी को एब्जॉर्ब करके फिर वो चलने लग जाएगी। तो आप सबको पता है कि जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम वापस से पानी की हेल्प से तो हमने गाड़ी वापस से चला दी, लेकिन जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब हमारे इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा 100 डिग्री से ऊपर जाएगा, तो फिर से वो पानी वेपोरेट हो जाएगा और फिर से गाड़ी रुक जाएगी। फिर क्या पता वहां पे झरना ना हो, वहां पे नदी ना हो, फिर आप क्या करोगे। तो हम बार बार पानी उसमें नहीं डाल सकते हैं गाड़ी में, और ये सही भी नहीं होता है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कूलेंट। कूलेंट नाम का एक सब्सटेंस है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो हम गाड़ियों में डालते हैं। कूलेंट क्या है, कूलेंट के अंदर एक ऐसा सॉल्यूट डाला जाता है जो कि नॉन वॉलेटाइल है, और जिसकी वजह से जो कूलेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 105 टू 108 के आसपास होता है। अब वाटर जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जा रहा था और गाड़ी फिर से बंद हो जाएगी, लेकिन जब हमने कूलेंट डाला तो 100 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, फिर 102 तक भी जाएगा। तो कूलेंट की हेल्प से वो क्या करेगा, उसको कूल डाउन करेगा और तब आपकी गाड़ी जो है बंद नहीं होगी। तो वहां पे इसका एप्लीकेशन वहां पे हम यूज करते हैं। क्लियर है, ठीक है। फिर द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन as the functions of the temperature. For example, the vapor pressure of an aqueous solution of sucrose is less than 1.013 bar at 373.15 Kelvin. In order to make this solution boil, the vapor pressure must be increases to 1.013 bar by raising the temperature above the boiling temperature of the pure solvent. Thus, the boiling point of the solution always higher than the boiling point of the pure solvent. इसी का एग्जाम्पल बताया था, चाहे आप शुगर ले लो चाहे आप सॉल्यूट ले लो, उसको जब हम बॉईल करेंगे ये दोनों चीजें कैसी होती हैं, नॉन वॉलेटाइल होती हैं। तो इनको डालने से टेम्परेचर इंक्रीज ही होगा, जितना होना चाहिए था उससे हमें ज्यादा मिलेगा। तो देखो ये क्या है, पहले हमने सॉल्वेंट का लिया था जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, तो इसका ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, यानी कि ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया, यहाँ पे टेम्परेचर हमें दिख रहा है, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही उस सॉल्वेंट पे हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला,
अब इस सोल्यूशन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए इतना टेम्परेचर लग गया, ठीक है। पहले मान लो ये 100 था, अब ये 105 तक पहुंच गया। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। तो इन विच अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एज शोन इन फिगर 1.7, ये दिखा रखा है। सिमिलर टू द लोअरिंग ऑफ vapor pressure, the elevation of boiling point is also depend on the number of solute of molecules. ये भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पे ही डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा हम सॉल्यूट उसमें ऐड करेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रेदर देन देयर नेचर, पर उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ अमाउंट पे ही डिपेंड करता है। अ सोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज in 1000 gram of water boil at 373.52 Kelvin at 1 atmospheric pressure. Let T not B be the boiling point of the pure solvent. यहाँ पे जो दिया हुआ है T not B, ये हमारा boiling point है pure solvent का। The increase in the boiling point, तो increase हुआ जब boiling point, तो हम change निकालेंगे कि कितना increase हुआ है, तो जो ज्यादा था उसमें से हम कम माइनस करेंगे तो हमें change पता चल जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो फॉर्मूला आया है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, यही है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट आया है ये हमें बताता है। फिर एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सोल्यूशन। क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, तो चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, सबके सब मोलारिटी एंड मोलारिटी नहीं, मोलालिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, उसका मोलर मास कितना है इस पे डिपेंड करता है। ये है हमारा स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, केबी, केबी क्या है, ये है हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल लो इसको, या फिर दूसरा नाम क्या है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी एक कांस्टेंट है जिसका ये दो नाम है, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो इसको। जैसे है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा, केबी आ गया, एम एज इट इज था, यानी कि मोलालिटी, एम इज मोलालिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट एंड अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इज केबी। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है, उसी को हम मोलालिटी कहते हैं। द यूनिट केबी इज क्या है, ये किलो पर केजी मोल, ये किलो नहीं केल्विन पर केजी मोल है ये, ठीक है। टेम्परेचर है तो केल्विन केजी पर मोल। वैल्यू ऑफ केबी फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट्स आर गिवन इन टेबल 1.3 इफ weight gram of solute of molar mass is dissolved in W1 ग्राम। सिंपल है, आप सबको पता है, मोलालिटी है। फॉर्मूला क्या होता है मोलालिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉल्यूट है तो W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इन केजी है, तो हम यहाँ पे गिवन मास लिख रहे हैं ना, तो W1 हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है W2 अपॉन M2 और डिवाइडेड बाय W1 इंटू 1000, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मोलालिटी इन इक्वेशन 1.3 वी गेट, अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा टीबी निकाल लिया है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज करके हम मोलर मास भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। क्योंकि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। Thus, in order to determine M2 molar mass of the solute, known mass of the solute is known mass of the solvent is taken and delta TB is determined experimentally. सारी चीजें आपको गिवन होगी तो आप डेल्टा TB इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।
डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये है फॉर्मूला हमारा। उसके बाद ये क्वेश्चन है नहीं, सिंस वाटर बॉइल्स एट दिस, और इतने प्रेशर पे, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी दिस, उसमें इतना और ऐड हो गया तो सॉल्यूट को ऐड करते ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। थर्ड है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन क्या है, यानी कि अब ये लो फील कर रहा है, जितना होना चाहिए था इसका फ्रीजिंग पॉइंट उससे भी कम है। ठीक है, अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है तो अगर हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो ये उससे भी कम, यानी कि -डिग्री सेल्सियस में जमेगा। ठीक है, तब ये जाके फ्रीज हो पाएगा। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कॉज अ लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर भी कम होगा। कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वी नो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, the solid phase is in dynamic equilibrium with the liquid phase. Thus, the freezing point of the substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of a substance in its liquid phase is equal to the vapor pressure of the solid phase. देखो, सिंपल सी बात है, ये हम थर्ड टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। जब नॉर्मल हमने सॉल्वेंट लिया था उसमें कोई भी हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं ऐड किया जो हमने सॉल्वेंट लिया है वो कैसा सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। तो प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं तो उसका वेपर फेज हमें ज्यादा मिलेगा, वो एकदम प्योर है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, अब वो 0 डिग्री पे फ्रीज होना स्टार्ट हुआ ही था अभी जब प्योर था, लेकिन उसमें नॉन वोलेटाइल डालने से उसका टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। इस पे एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, आप सब आइसक्रीम खा रहे होगे, तो जो आइसक्रीम वाला आता है वो क्या करता है, बहुत दोपहर में आता है, उस वक्त टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 38-40 तक पहुंच जाता है, और जब ज्यादा गर्मी होती है तो 43-44 भी चला जाता है। लेकिन इतनी गर्मी में भी जो आइसक्रीम वाले होते हैं उनके आइसक्रीम क्यों नहीं पिघलते हैं, बर्फ में जमाई की तो लेकर आते हैं, तो क्या 45 डिग्री मान के चलो, 0 डिग्री को हम पिघला नहीं सकते, बर्फ को नहीं पिघला सकता है 45 डिग्री, ऑफ कोर्स पिघला सकता है, वो इतना ज्यादा टेम्परेचर है 45 डिग्री, लेकिन उनके आइसक्रीम नहीं पिघलते। उनके पीछे का क्या रीजन है, देखो वो क्या करते हैं, आइसक्रीम को जो मेंटेन करने के लिए, जमाने के लिए बर्फ का यूज करते हैं, वो नॉर्मल पानी से नहीं बना होता है। ठीक है, आपने उसको, जब आइसक्रीम को आप टेस्ट करते हो तो आइसक्रीम के साथ साथ हल्की हल्की नमक की भी टेस्ट आती है, आता होगा बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से खा लेना, आपको टेस्ट आ जाएगा। तो क्या होता है कि हमें वो नमक का टेस्ट क्यों आता है, क्योंकि जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो क्या करते हैं, नमक के पानी को बर्फ जमाते हैं और उसके बाद उसका यूज करते हैं। अब जो नॉर्मल वाटर है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा मेल्ट होना, लेकिन जो नमक का पानी है, जो ब्राइन सोल्यूशन है, वो कितने से होगा, उसका जो टेम्परेचर होता है वो -8 तक जाता है। अब देखो -8 तक गया, यानी कि जो 0 डिग्री पे मेल्ट हो रहा था, अब उसको मेल्ट करने के लिए कितना ज्यादा हमें और ज्यादा हीट देना पड़ेगा, वो -8 तक पहुंच गया है। इसीलिए जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो गर्मी में इजिली आइसक्रीम बेच पाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके पीछे की टेक्निक पता है। ठीक है, अब आपको भी पता चल गया है। तो इसमें क्या है, विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द, देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, इसमें वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट एज शोन इन क्लियर। यहाँ पे क्या है, नॉर्मली सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हुआ और यहाँ पे फ्रीज हो गया, ये 0 डिग्री पे है। लेकिन जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में हमने क्या क्या डाला है, सॉल्वेंट भी डाला है, सॉरी सोल्यूट भी डाला है। सोल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है इसमें। तो पहले टेम्परेचर कितना जा रहा था, यहाँ पे है, पहले ये है प्योर वाले का, लेकिन जैसे ही सॉल्यूट डाला टेम्परेचर और ज्यादा हमारा कम हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा TF होगा। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, when a non-volatile solid is added to the solvent of its vapor pressure decrease, and now it would become equal to that of the solid solvent at the lower temperature, thus the freezing point of the solvent decrease। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा। ये ग्राफ समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, लेट टी नॉट एफ, यानी कि ये कैसा है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, एंड टी एफ कितना है, ये सॉल्वेंट का, सॉरी ये सोल्यूशन का है, जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये आएगा। ठीक है, सिमिलरली द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूशन, अभी तक हमने चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किया हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किया हो, सब में हम डाइल्यूट सोल्यूशन ही ले रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आपको पता चलेगा कि हम डाइल्यूट सोल्यूशन क्यों ले रहे हैं, हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे ही मोलालिटी का साइन हटेगा KF आ जाएगा। KF क्या है, ये है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और ये हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ऊपर वाले में क्या था, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये है हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF। If W2 gram of the solute having a molar mass M2 present in W1 gram, सिंपल है, जैसे मोलालिटी का भी लिखवाया था वैसे ही है ये, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और 1000 इनटू ये हमारा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको हमने इसमें पुट किया डेल्टा TF में, और फिर हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ से डेल्टा TF की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक बार हम यहाँ से KF की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मोलर बॉइलिंग एलिवेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट। ये सारी वैल्यूज हैं जो कि आपके काम की नहीं है। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, there are many phenomena which we observe in the nature or at the home. For example, raw mango shrivel when pickled in brine, betel flower revive when placed in a fresh water, blood cell collapse when suspended in saline water, etc. ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। इनके पीछे का रीजन क्या है? If we look into these process, we find one thing common in all these substances are bound by the membranes. अब ये membrane क्या होता है, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। देखो क्या क्या यहाँ पे, एक बीकर लिया है, बीकर में उल्टा हमने क्या डाल दिया है, ये हमने उल्टा करके एक फनल डाल दिया। ठीक है, और फनल पे यहाँ पे हमने लगा दिया है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सॉल्वेंट को अलाउ करता है कि वो इसके थ्रू एंटर कर सके, लेकिन ये सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता है। इसकी सॉल्यूट से क्या दुश्मनी है, देखो, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, इतने छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस पोर्स से बड़े होते हैं, तभी वो उसको अलाउ नहीं करता है। जैसे कि आपने चाय छन्नी देखी होगी, जब आप चाय को छानते हो तो आपने देखा होगा कि सिर्फ वो लिक्विड पार्ट को ही एंटर करता है, चाय को ही आने देता है, चाय पत्ती को नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि उसके जो होल्स होते हैं वो टी लीफ से छोटे होते हैं, इसलिए टी लीफ वहां पे आके अटक जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ ही काम करता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है अगर इसके अंदर हमने शुगर सोल्यूशन भरा है, अगर इसके अंदर मैंने शुगर सोल्यूशन भरा है, तो मान लो यहाँ तक वो शुगर सोल्यूशन है। अब शुगर सोल्यूशन इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन इस बीकर में बाहर हमने सॉल्वेंट भरा हुआ है। सॉल्वेंट की क्या टेंडेंसी है कि वो जा सकता है, सॉल्वेंट यहाँ पे एंटर कर सकता है। तो सॉल्वेंट एंटर करेगा तो इसका जो स्पेस है, इसकी जो हाइट है वो भी बढ़ जाएगी, यहाँ तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी हाइट को हम h मानते हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का भी फंक्शन जानो कि वो क्या करता है। आगे हम रीड करेंगे, दीज मेम्ब्रेन कैन बी एनिमल और द वेजिटेबल ऑरिजिन। ये जो मेम्ब्रेन है SPM, ये एनिमल से या फिर सिंथेटिक भी मिलता है। एनिमल्स में से ये पिग के ब्लडर जो होते हैं ना, उसका पिग का जो ब्लडर होता है वही हम इसमें SPM में यूज करते हैं। ठीक है, पिग ब्लडर और पॉर्चमेंट कैन बी सिंथेटिक एज अ सेलोफेन, और जो सिंथेटिक होता है उसका नाम है सेलोफेन। These membrane appear to be continuous sheets of the film, yet they contain a network of the submicroscopic holes or pores. Small solvent molecules like water can pass through it. बहुत छोटे छोटे particles उससे पास हो सकते हैं। ठीक है, like solvent,
but but the passage of the bigger molecules like solute are hindrance. ये solute के लिए hindrance create करता है, रुकावट create करता है, उनको allow नहीं करता कि वो move कर सके. Membrane having this kind of property are known as semi-permeable membrane. यही बताया था अभी, जिनकी इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. Assume that only solvent molecule can passes through these semi-permeable membrane. If this membrane is placed between the solvent and the solution, the solvent molecule will flow through the membrane from pure solvent to the solution. This process of flow of solvent is called osmosis. सिंपल भाषा में अगर बात करें कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो एक मिनट, सबसे पहले हम ये देख लें. इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अगर हम शुगर सोल्यूशन ले लें, शुगर का अगर सोल्यूशन बनाते हैं तो बताओ वो कंसंट्रेटेड होगा वाटर के कंपैरिजन में कि नहीं होगा. ये सब अभी हम हटा दें. यहां पे हम ये वाटर है, ठीक है, जो इसके अंदर हमने लिया है वाटर, तो वाटर में हमने कुछ भी नहीं डाला तो वो लेस कंसंट्रेटेड होगा. और ये है शुगर सॉल्यूशन, तो वाटर के कंपैरिजन में ये हाई कंसंट्रेटेड होगा. अब मुझे बताओ वाटर कहां से कहां जा रहा है, जो यहाँ पे मूवमेंट है सब्सटेंस का वो कहां से कहां है, हाई टू लो है कि लो टू हाई है. पानी यहां से अंदर की साइड तो जा रहा है, पानी लेस कंसंट्रेटेड है एंड सॉल्यूशन जो है वो हाईली कंसंट्रेटेड है. तो यहां से हम ऑस्मोसिस का क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन to higher concentration. Lower concentration to higher concentration is known as osmosis. उसको हमने क्या नाम दिया है, उसको हमने ऑस्मोसिस बोला है. ठीक है, क्लियर है ऑस्मोसिस क्या होता है. अब हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है अब ये जान लेते हैं. द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेंड. तब तक चलता रहेगा मूवमेंट जब तक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो जाता है. द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन can be stopped if some extra pressure is applied on the solution. This pressure that just stop the flow of solvent is called osmosis. Pressure is called osmotic pressure of the solution. Osmotic pressure क्या है, अभी हमने देखा था कि ऑस्मोसिस हो रहा है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के इस मूवमेंट को रोक दे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो को रोक दे, और उस फ्लो को रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगाएंगे उसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, प्रेशर अप्लाई टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रेशर अप्लाई टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ osmosis is known as osmotic pressure. उसको हमने नाम दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, यहाँ पे डायग्राम से आपको समझाया गया है. यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन लिया है, यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है, तो सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जो मूव करेगा, यहां से एसपीएम के थ्रू मूव कर रहा है, लेकिन अभी क्या किया है, हमने प्रेशर लगा दिया किधर की साइड, यहाँ पे हमने क्या लगाया, देखो अगर ये इधर से मूव कर रहा है और यहाँ से हम प्रेशर लगा दे तो ये वापस से इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, तो जो प्रेशर अप्लाइड होगा उसी को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सोल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस. सोल्यूशन के साइड से हम प्रेशर लगाएंगे ताकि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस चल रहा है वो रुक जाए.
To stop the passage of solvent molecule through a semi-permeable membrane into a solution, in this illustrated in the figure 1.10, osmotic pressure is the colligative property as it's depend on the number of solute molecules and not on their identity. ये भी एक क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है. ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी. अभी तक हमने जो भी देखा था वो मोलैलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जिसको रिप्रेजेंट किया है सी से. तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी. पाई है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी. सी है हमारा मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इन लीटर. Here pi is the osmotic pressure and R is the gas constant. फिर क्या किया, C की जगह नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम रख दिया और RT ऐसा ही रहा. फिर नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट. Here V is the volume of solution in liter containing N2 moles of the solute. If W2 gram of solute of molar mass M2 is present in the solution, then ये पूरा रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है, यहां से हम मोलर मास निकाल सकते हैं. Knowing the quantities of W2, T, pi, V can be calculated by the molar mass of the solute. हम कुछ भी चीज इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर है measurement of osmotic pressure provide another method of determining molar mass of solute. This method is widely used to determine the molar mass of the protein, polymer and other macromolecules. The osmotic pressure method has the advantage over other method as pressure measure is around the room. इसे क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रेशर मेजर कर सकते हैं हमारे आसपास का, इवन रूम का भी. टेम्परेचर एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी. ये हमें पता है कि हमने यहाँ पे मोलैलिटी का यूज नहीं किया है, मोलैरिटी का यूज किया है. फिर as compared to other colligative property, its magnitude is large even for very dilute solution. The technique of osmotic pressure for determination of the molar mass of solute is particularly useful for the biomolecules as they generally not stable at the higher temperature and polymer have the poor solubility. देखो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करें, सबसे पहले तो ऊपर ये लिखा है कि हम किसी का भी प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं और जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलैलिटी पे डिपेंड कर रही है, बट ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये मोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज फॉर इवन वेरी लार्ज डाइल्यूट सोल्यूशन. और ये हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए भी यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने नॉर्मल वाटर भी लिया है. ठीक है, उसके लिए भी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा है. Two solution having the same osmotic pressure at a given temperature is called isotonic solution. आइसोटोनिक सोल्यूशन देखो क्या होता है, जहां पे ऑस्मोसिस नहीं हो रहा हो, जहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा हो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. फॉर सपोज कि हमारी बॉडी के अंदर सेल है, हमारी बॉडी के अंदर 0.9% बाय वेट NaCl प्रेजेंट है. ठीक है, और फिर इसके बाहर क्या है, जो भी सोल्यूशन होगा उसका भी जो मास होगा वो 0.9% बाय वेट होगा. तो यहाँ पे क्योंकि कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का कंसंट्रेशन एकदम बराबर है, तो मूवमेंट नहीं होगा. जब हमारा मूवमेंट नहीं होता है सॉल्वेंट का तो उसको कहते हैं ऑस्मोटिक, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन. When such solution are separated by the semi-permeable membrane, no osmosis occur. जहाँ पे कोई ऑस्मोसिस नहीं होता उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन. For example, the osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cell is equivalent to that of the 0.9 mass per volume sodium chloride solution called the normal saline solution, as it is safe to inject intravenously. On the other hand, if we place the cell in a solution containing more than 0.9 mass the sodium chloride, the water will flow out of the cell and they would shrink. जब श्रिंक हो जाता है उसको हम हाइपरटोनिक बोलते हैं, और जब स्वेलअप हो जाता है उसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं. ठीक है, एंड इफ द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस द सोल्यूशन इज सेड द हाइपोटोनिक सोल्यूशन. इन दिस केस वाटर विल फ्लो
into the cell if placed in this solution and they would swell up. देखो क्या है ये, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. यहाँ पे पहले हमने देखा था जो सेल का कंसंट्रेशन है, जो आसपास के एरिया का कंसंट्रेशन है, वो एकदम बराबर था. तो कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ. बट अगर कैसा हो, यहाँ पे हमने जो अपना एरिया लिया, इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.9 है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो मोर देन 0.9 है, हम 10 मान लेते हैं. तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन हमने देखा था, यहाँ पे भी लो कंसंट्रेशन यानी कि जो सेल में से फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये जो सेल है वो कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक. ठीक है. और अगर वही अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ का कंसंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट उल्टा हो जाएगा, बाहर से सोल्यूशन जो है वो अंदर की साइड जाएगा, तो वो जो सेल है वो क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा. उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक. क्लियर है. इसके बाद है द फिनोमिना मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस और रॉ मैंगो प्लेज इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन. ये सब आपने देखा होगा, जब हम अचार बनाते हैं तो आम को कट करके रख देते हैं, लेकिन जैसे हम उसको धूप में रखते हैं या फिर नमक वाले पानी के साथ रख देते हैं, जितना फ्लफी वो पहले था उतना नहीं होता, वो सूख जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, टाइट हो जाता है. उसके अंदर का जो वाटर है वो क्या हो जाता है, बाहर के वाटर से मिक्स हो जाता है, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो मूवमेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में चलने लग जाता है. तो जो अंदर से मूवमेंट होता है बाहर की साइड, तो अंदर का पानी चला गया, तो वो क्या हो जाता है, जो आम है, जो भी हमने कट करने के लिए पिकल्स रखे हुए हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं. विटल फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस इन अ फ्रेश वाटर. और जब हम फ्लावर्स को फ्रेश वाटर में रखते हैं तो वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो स्वेल अप हो जाते हैं. A carrot that has become a limp because of the water loss into the atmosphere can be placed into the water making it form once again. Water will move into the cells through the osmosis when placed in the water containing less than 0.9 mass by volume. Salt blood cells swell up due to the flow of water in them. इस सारी बातें बता रही, जहां पे कंसंट्रेशन कम होगा वो ज्यादा की तरफ मूव करने लग जाएगा. ठीक है. तो पफीनेस एंड स्वेलनेस को हम क्या, स्वेलिंग को क्या कहते हैं, एडिमा. ये बात याद रखना. Water movement from soil into plant roots and subsequently into the upper portion of the plant is partially due to the osmosis. The prevention of meat by salting and the fruits by adding sugar protect against the bacterial action through the process of osmosis. A bacterium on salted meat or candied fruit lost water, shrivel and dies. देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम प्रिजर्वेशन भी करते हैं. कैसे प्रिजर्व करते हैं, उस पे सॉल्ट डाल के. तो सॉल्ट डालने से क्या होगा, उसको जो लॉस ऑफ वाटर है वो स्टार्ट हो जाएगा. अगर किसी भी सब्सटेंस पे हम सॉल्ट डाल देंगे तो वाटर की कंसंट्रेशन उसमें से अपने आप ही कम होते चली जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. और ये किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, क्योंकि ऑस्मोसिस ही क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. ठीक है. तो ऐसे हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं. इसके बाद क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है. रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हमें पता है क्या था, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जब सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था तो हम उसको बोल रहे थे ऑस्मोसिस. अब उसका रिवर्स कर दे, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ द प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हमने प्रेशर लगाया था उसको हमने ऑस्मोटिक प्रेशर बोला था. अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दें, क्योंकि देखो हमें पता है कि यहाँ पे अगर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया है तो सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो सकता है, और यहाँ पे हम प्रेशर लगा रहे हैं तो ये मूवमेंट रुक भी जाएगा. लेकिन क्या हो, अगर यहाँ पे हम और ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो सोल्यूशन अब मूव करने लगेगा सॉल्वेंट की तरफ, तो ये उल्टा प्रोसेस हो गया. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस.
Now, the pure solvent flow out of the solution through the semi-permeable membrane. This phenomena is called reverse osmosis. जब उल्टा ऑस्मोसिस होने लग जाता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड इज ऑफ द ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी. क्या है इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी? जो हमारे घरों में आरओ लगे होते हैं वो इसी फंक्शंस पे काम करते हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड टू डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर. सी वाटर में क्या होता है, बहुत ज्यादा नमक होता है ना, तो उसको प्योर करने के लिए, यहाँ पे फ्रेश वाटर है, यहाँ पे सॉल्ट वाटर है. पहले क्या होना चाहिए था ऑस्मोसिस में, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ मूवमेंट होना चाहिए था, बट यहाँ पे हमने इतना ज्यादा प्रेशर दे दिया कि अब जो मूवमेंट हो रहा है वो सॉल्ट वाटर का प्योर वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा है तो वो क्या हो रहा है, फिल्टर होके जा रहा है. When pressure more than the osmotic pressure applied, pure water is squeezed out of the sea water through the membrane. A variety of polymer membrane are available for this purpose. इसके लिए हम different types के membrane use कर सकते हैं. The pressure required for the reverse osmosis is quite high. हमें बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर लगाना पड़ेगा. Of course, the workable porous membrane is a film of cellulose acetate placed over a suitable support. Cellulose acetate is permeable to the water but impermeable to the impurities and ions present. यहाँ पे जो हमने लगाया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो किसका है, सेल्यूलोस एसिटेट से मिलके बना है. वो क्या करता है, वाटर को तो पास कर देगा बट इसमें प्रेजेंट जो सॉल्यूट है उसको वो पास नहीं करता है. These days many countries use desalination plant to meet their potable water requirement. इसके बाद ये हम ये एबनॉर्मल मोलर मास आ गया. ठीक है. अब इसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास. मोलर मास के बारे में सुना है, अब आता है एबनॉर्मल मोलर मास. तो कैसे मोलर मास को हम बोलेंगे कि वो एबनॉर्मल हो गया है, जब वो अच्छे से बिहेव नहीं करेगा जैसे उसको करना चाहिए. ऐसे ही होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी है अगर आप उस प्रॉपर्टी से अलग प्रॉपर्टी शो करने लग जाते हो तो लोग बोलते हैं पागल हो गया है ना, एबनॉर्मल हो गया. तो ऐसा ही मोलर मास भी एबनॉर्मल हो जाते हैं. कब, उसकी कंडीशंस होती है. We know that the ionic compound when dissolved in water dissociate into cation and anion. जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, NaCl. NaCl को जैसे ही हम पानी में डालेंगे वो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा. इसी को हम डिसोसिएशन कहते हैं. If we dissolve 1 mole of KCl in water, we expect 1 mole of K positive and 1 mole of Cl. यहाँ से क्या है, अगर NaCl की बात कर लो चाहे KCl की बात कर लो, ये जब हम 1 मोल ले रहे हैं तो ये भी हमें 1 मोल मिलेगा और ये भी हमें 1 मोल ही मिलेगा. ठीक है. तो देखो हमने यहाँ पे कितना लिया है, सिर्फ जब हम रिएक्शन करवा रहे थे तो हमारे दिमाग में इतना था कि हमने सिर्फ 1 मोल ही सॉल्यूट लिया है, बट पानी में जाने के बाद वो 1 मोल से टोटल कितने मोल का बन गया, ये पूरे 2 मोल का बन गया. तो यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे फॉर्मूले यूज करेंगे. तो इसी डिफरेंस की वजह से जो मोलर मास होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है. There would be 2 moles of particles in the solution. हमें सोल्यूशन में 2 मोल्स दिख रहे जबकि हमने डाले सिर्फ 1 ही मोल थे. If we ignore inter-ionic attraction, 1 mole of KCl or 1 kg of water would be expected to increase the boiling point by 2 into 0.52 Kelvin to 1.04 Kelvin. Now, if we did not know about the degree of dissociation and association, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन क्या होता है ये देखेंगे हम. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
we could be lead to conclude that the mass of 2 mole particles is 74.5 gram and the mass of 1 mole of KCl would be 37.25 gram. हमने लिया कितना था? 37.25 ग्राम लिया था एक मोल के हिसाब से, लेकिन अब हमें सोल्यूशन में क्या मिल रहा है? 2 मोल मिल रहे हैं। एक मोल लिया था, 2 मोल मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से ही एक और टर्म आता है एसोसिएशन, जो कि आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। मतलब अगर हम मानते हैं कि हमने 2 मोल कोई सब्सटेंस लिया है, तो पानी में जाने के बाद वो डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं और 1 मोल में कन्वर्ट हो जाता है। Bring into light the rule that when there is a dissociation of solute into ions, the experimental determination of molar mass is always lower than the true value. एक होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक होता है थ्योरेटिकल वैल्यू। जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, जब उन दोनों में हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। और एबनॉर्मल मोलर मास की 2 कंडीशन होती है। कौन कौन सी 2 कंडीशन? जब हम सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें सोल्यूशन हम कैसा ले रहे थे? बहुत ज्यादा डाइल्यूट ले रहे थे। बट अगर हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाता है तो वो हमें एबनॉर्मेलिटी शो करता है। एंड सेकेंड, सोल्यूट एसोसिएट एंड डिसोसिएट। जब सॉल्यूट एसोसिएट या फिर डिसोसिएशन शो करता है तो हमें एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जितना हम सोच के चलते उतना हमें नहीं मिलता, या तो उससे ज्यादा मिलता है या तो उससे कम मिलता है। Molecule of ethanoic acid dimer in the benzene due to the hydrogen bond. This normally happen in solvent of low dielectric constant. In this case of number, the particles is reduced due to dimerization. Association molecule is depicted as follow. हमने क्या किया है? यहाँ पे 2 मोल एसिटिक एसिड लिया है, बट पानी में जाने के बाद ये 2 मोल डाइमर बना के 1 मोल में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है? ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले रहे हैं। इसका जो O है वो दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है और इसका जो है दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच होके हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइमर। तो यहाँ पे हमें एसोसिएशन यानी कि जुड़ाव दिख रहा है, वहां पे डिसोसिएशन था यानी कि वो सेपरेट हो रहे हैं। तो लिया हमने सॉल्यूट 2 मोल था, पर सोल्यूशन में हमें सिर्फ 1 ही मोल दिख रहा है, तो इसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। It can be undoubtedly stated here that if all the molecule of the ethanoic acid associate in the benzene, then delta TB or delta TF for ethanoic acid will be half or the normal values. The molar mass calculated on the basis of this delta TB or delta TF will be therefore be twice expected values. अगर डिसोसिएशन होगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी वो ट्वाइस हो जाएगी, और अगर एसोसिएशन होगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी वो हाफ हो जाएगी। अगर यहाँ पे 1 लेते तो ये हाफ हो जाता, वहां पे 2 था तो 1 हो गया, यानी कि 50% कम हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, जितना हमने सोचा था उससे कम या फिर ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है तो एबनॉर्मल मोलर मास आ जाता है। इसी को रिड्यूस करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वेंट हॉफ, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक फॉर्मूला दिया था, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, वेंट हॉफ फैक्टर आई। उन्होंने क्या किया था? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। और हम सबको पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। तो यहाँ पे देखो, ऊपर हमने मोलर मास लिखा था, नॉर्मल मोलर मास, और अगर यहीं पे मैं इसकी जगह कोलिगेटिव लिखूंगी तो नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल आ जाएगा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे है एबनॉर्मल मोलर मास अपन मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, और दूसरा क्या है? जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन डिसोसिएशन होने के बाद कितने पार्टिकल्स में वो ब्रेक हुए हैं वो आपको लिखना है ऊपर, और नीचे इनिशियली हमने कितने मोल्स लिए थे वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, हेयर नॉर्मल मोलर मास, यहाँ पे
Here, abnormal molar mass is the experimentally determined molar mass, and calculated colligative property are obtained by assuming that the non-volatile solute is neither associated nor dissociated. देखो, जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे शुगर है, ठीक है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सारे के सारे नॉन वॉलेटाइल है, तो इनके लिए ये ना तो डिसोसिएट होंगे ना ही तो एसोसिएट होंगे, नॉन वॉलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन while the dissociation is greater than, तो इनकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है, जो एसोसिएट करेंगे उसकी वैल्यू 1 से कम होगी, जो डिसोसिएट करेंगे उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। क्लियर है, यही बात लिखी है। इंक्लूजन ऑफ द वेंट हॉफ फैक्टर मॉडिफाई द इक्वेशंस फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अब क्या हुआ, जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें बस थोड़ा सा चेंज आया है, करेक्शन किया है एबनॉर्मल मोलर मास के लिए। क्या किया है, सिर्फ आई की मल्टीप्लीकेशन कर दी गई है, यहाँ पे सिर्फ आई की मल्टीप्लीकेशन की है। देखो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सिर्फ इसमें आई की मल्टीप्लीकेशन की है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी आई की मल्टीप्लीकेशन, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में भी आई की मल्टीप्लीकेशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आई की मल्टीप्लीकेशन। आई का यूज करते ही जो एबनॉर्मल मोलर मास होगा वो नॉर्मल मोलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। के बाद चैप्टर खत्म है, अब तो बस इतना ही बचा हुआ है। Respects value of the factor I for the several strong electrolyte KCl, NaCl and MgSO4, I value approach 2 as a solution becomes very dilute as expected, the value of I get close to 3 for K2SO4। देखो हमने देखा था कि जो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसकी वैल्यू फिक्स होती है 1, लेकिन जो 100% डिसोसिएट होते हैं उसके लिए आई की वैल्यू कैसे निकाले, वो चार्ज पे डिपेंड करता है। जैसे कि NaCl है, तो NaCl का डिसोसिएशन करेंगे तो Na+ और Cl+ आएगा, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 चार्ज 2 चार्ज यानी कि 2। वही अगर K2SO4 है तो इसका डिसोसिएशन करने पे आएगा K+ + SO4 2 नेगेटिव। इसमें कितने चार्ज है, टोटल 3 चार्ज है, तो इसकी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही एक हम कोऑर्डिनेशन सॉल्ट ले लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सॉल्ट K4FeCN6। तो देखो ये है एक टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सॉल्ट, तो स्फेयर ब्रैकेट के अंदर वाले को हम कभी भी डिसोसिएट नहीं कर सकते। इसके बाहर जितने भी कंपाउंड लिखे होंगे, जितने भी एलिमेंट लिखे होंगे, उनको सिर्फ हम डिसोसिएट कर सकते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा K++ FeCN6 4 नेगेटिव। अब बताओ इसकी आई की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसका वेंट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब वहां पे आपको बताऊंगी, और ऑलरेडी थ्योरी की क्लास में मैंने आपको पूरा फॉर्मूला निकालना सिखाया है। तो अगर आपको वो देखना है कि ये सब कैसे आया है, हम कैसे एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे क्वेश्चन करेंगे, तो एक बार वो क्लास देख लेना। बाकी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वो चीज सीखेंगे। ठीक है, अब हमने एनसीईआरटी चैप्टर की एनसीईआरटी भी अच्छे तरीके से रीड कर लिया है, थ्योरी भी कंप्लीट कर ली है, सिर्फ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बचा हुआ है। ठीक है, तो कल की क्लास में सबसे पहले हम सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन एंड देन एक्सरसाइज क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन ही बचा हुआ है, चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट है। अगर चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।